वाह, आज कितने दिनों बाद मेरा पेट अच्छे से साफ हुआ। 1 फुट लंबी टट्टी की मैंने। अबे साली, तेरा बच्चा कितना गंदा दिखता है, बिल्कुल चूहे जैसा। देखो सर, मैं आपकी गींड गुलामी कर करके थक चुका हूँ। मैं आज काम पर नहीं आ सकता। हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ, पर मैं नहीं आऊंगा। अब अगर आप इस दुनिया में थोड़े से मोटे हैं और थोड़े से बूढ़े हैं, बिल्कुल इस चमन चूतिए की तरह जिसका नाम शर्मिला सातिर है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। पर इस गधे की किस्मत पलटने वाली है जब ये इस दुनिया का सबसे पहला झूठ बोलेगा, जो बात ये खुद नहीं जानता। जो कि फिलहाल इस लड़की जिसका नाम सल्लू साइबेरिया है, उसको अपने साथ डेट पर ले जाने आया है। वो कहती है तू थोड़ा सा जल्दी आ गया, मैं कपड़े पहन रही थी, ऊपर से तू मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, कितना भद्दा दिखता है तू। पर ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल बातें थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को सच बोलने की लत पड़ चुकी थी और झूठ क्या होता है इन्हें पता ही नहीं। इसीलिए वो ऐसी कड़वी बातें सारे दिन एक दूसरे को सुनाते और सुनते रहते हैं। खैर, सल्लू साइबेरिया उसका दिल रखने के लिए डेट पर चली जाती है, जहाँ वेटर भी शर्मिला सातिर के साथ बदतमीजी करता है कि साले कितना भद्दा दिखता है तू, इस लड़की के साथ तेरी जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। इतने में सल्लू की माँ की कॉल आती है, जिसको वो बताती है कि मैं एक डेट पर आई हूँ, जो कि बहुत बदसूरत आदमी है, थोड़ा सा मोटा भी है, बूढ़ा भी है, ऊपर से उसकी नाक सिंघाड़े जैसी है, जिसके साथ साथ उसके पास पैसे भी ज्यादा नहीं है, जो मुझे एक सस्ते से रेस्टोरेंट में ले आया। और हाँ, मैं उसके साथ रात बिल्कुल भी नहीं बिताऊंगी, यहाँ तक कि मैं साले को छूने भी नहीं दूंगी, किसकी बात तो बहुत दूर की है। जिसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, दारू बियर जो भी पीते हैं, पीने के बाद वापस घर आ जाते हैं, जिसमें शर्मिला सातिर को अच्छे से पता था कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तभी टीवी पर कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट आती है, और इस जमाने में ये लोग भी सिर्फ सफेद सच ही बोलते हैं, जैसे कि कोका कोला सिर्फ एक मीठा पानी है, हमने इसके अंदर कुछ नई चीजें नहीं डाली, तो हम इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा नहीं बता पाएंगे। बस हमने कैन का कलर बदल दिया है और एक भेड़िए की फोटो ऐड कर दी है, ताकि बच्चे भी इसे पसंद करें। इसमें भी बाकी की ड्रिंक्स की तरह शक्कर बहुत ज्यादा है, जिससे मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। आप सभी लोग जानते हो ये पीनी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा मशहूर है, इसीलिए मैं आपको इसे खरीदने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं कोका कोला कंपनी के लिए काम करता हूँ। जो ऐड देखते देखते अपना शर्मिला सातिर सो जाता है और अगली सुबह बन ठन के तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है, जहाँ वो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करता था, जिन पर फिल्में बनाई जाती थी। हमारे जमाने वाली फिल्में नहीं, ये इंटरव्यू जैसी फिल्में, जिनको देखने लोग सिनेमा हॉल भी जाते थे। खैर, अपने शर्मिला सातिर की लिखी हुई स्क्रिप्ट किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पकाऊ होती थी, जिस वजह से उसका बॉस आज उसे नौकरी से निकाल देता है। तभी उससे सुनील दबादे नाम का आदमी आकर मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर था, और इसकी लिखी हुई कहानियां लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, और वो सुपर डुपर हिट भी होती थी। कहता है मैंने सुना तुझे निकाल दिया, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और तेरी कहानियां साली हमेशा बोरिंग होती थी। शर्मिला कहता है अच्छा, तो भीषड़ी के तू मेरे बारे में तुच्छ विचार रखता था। खैर, अब उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आगे जब वो अपने अपार्टमेंट में होता है, तब उसका मकान मालिक किराया लेने आता है। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, बस अकाउंट में $300 पड़े हैं। मकान मालिक कहता है फटाफट अपार्टमेंट खाली कर, भीड़ के लिए $300 में तेरा सामान यहाँ से ले जाने वाले टेम्पो का जुगाड़ आराम से हो जाएगा। जिस पर पैसे निकालने वो बैंक जाता है और कैश काउंटर वाली से कहता है मुझे मेरे अपार्टमेंट से गिन पर लात मारकर निकाल दिया गया है, और टेम्पो का भाड़ा देने के लिए मुझे सारे पैसे निकालने होंगे, खाता बंद करना होगा। काउंटर वाली कहती है बदकिस्मती से हमारा सर्वर डाउन है, जिस वजह से मैं आपका खाता बंद नहीं कर सकती, पर हाँ, मैं आपको पैसे जरूर निकाल कर दे सकती हूँ, बताइए आपके खाते में कितने पैसे हैं। जिस पर शर्मिला के दिमाग में ना जाने क्या केमिकल लोचा होता है कि वो कहता है $800, मुझे $800 चाहिए। इतने में ही सर्वर भी वापस आ जाता है। काउंटर वाली फटाफट उसका अकाउंट चेक करती है और कहती है सर, आपके अकाउंट में तो सिर्फ $300 है, जरूर हमसे कोई गलती हुई होगी, ये पकड़िए आप अपने $800। जिन पैसों को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यार ये तो अच्छा था, और जाकर अपने लैंडलॉर्ड के मुंह पर किराया फेंक के मारता है कि ले साले भड़वे। जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में आता है, उछलता है कूदता है कि मैंने ये क्या कर दिया, साला इतिहास के पन्नों में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो सब वो किसी को बताने के लिए उतावला था, तो अपने दोस्त ढक्कन को पकड़ता है और बताता है भाई मैंने आज एक ऐसा काम कर दिया जो पूरी मानव जाति में से आज तक किसी ने नहीं किया था, जिसमें मैंने कुछ ऐसा बोला जो असल में था ही नहीं। अब शर्मिला सातिर को नहीं पता था कि उसे झूठ कहते हैं, क्योंकि झूठ नाम का शब्द उनके लिए उतना ही नया और मुश्किल था जितना कि आपके और मेरे लिए किसी ऐसी चीज का नाम खोजना जिसका आज तक कोई नाम ही नहीं रखा गया। अब ढक्कन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो चूतिया बताना क्या चाहता है, जिस पर शर्मिला उसे एक एग्जांपल देकर समझाता है कि मेरा नाम बावला बवासीर है। ढक्कन पूछता है तेरा नाम बावला बवासीर है, तूने कभी बताया नहीं? वो कहता है नहीं चूतिया, मेरा नाम शर्मिला सातिर ही है। ढक्कन कहता है अच्छा, तो तेरे 2 नाम है, समझ गया मैं। वो कहता है ठीक है, मैं एक काला आदमी हूँ। ढक्कन कहता है हाँ पता था मुझे, शक तो पहले से ही था। ठीक है, मैं समुद्री लुटेरा हूँ। ढक्कन पूछता है क्या तू बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या तू सोमालिया से है? मैं एक शेर पालने वाला हूँ। ढक्कन पूछता है क्या तुझे डर नहीं लगता, शेर ने तुझे खा लिया तो? मेरे सर पर ये जो बाल है असली नहीं है, विग पहनी है। ढक्कन लग तो नहीं रहा यार, बहुत अच्छी फिटिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। साइकिल का आविष्कार मैंने किया था। ढक्कन मुझे तुझ पर नाज है मेरे भाई, मैं अंतरिक्ष खोज करता हूँ। ढक्कन तो फिर तू चांद पर कब जाएगा, क्या वहाँ पानी की खोज भी तू नहीं की थी? अबे यार भीड़ हद हो गई, जो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ वो तो तू समझ ही नहीं रहा। अच्छा चल ये बता, तुझे कुछ भी करने की आजादी मिले तो तू क्या करेगा, मेरा मतलब कुछ भी। ढक्कन कहता है मैं किसी लड़की के बम्पर दबाना चाहता हूँ, जिसके बाद शायद मैं उसकी दुकान में अपनी जेसीबी चला दूं। शर्मिला कहता है ठीक है, तुमसे तो वो होने से रहा, मैं ही करके देखता हूँ, और बाहर चला आता है, जिसमें उसको चारों तरफ बुढ़िया ही बुढ़िया दिखती है। तभी वहाँ से एक मस्त होट लड़की गुजरती है, तो वो उससे कहता है अगर मैंने तेरी अभी की अभी नहीं मारी तो इस धरती पर जितने भी लोग हैं सभी मर जाएंगे। जिस पर वो घबराकर डरी हुई सी पलटकर कहती है हम किसी होटल में चले या फिर तुम यहीं खुलेआम मेरी मारना चाहते हो। शर्मिला सातिर फटाफट उसको एक सस्ते से होटल में ले जाता है, जहाँ वो ताबड़तोड़ कपड़े उतारने लगती है। कहती है फटाफट अपना औजार खड़ा कर वरना हम सभी मारे जाएंगे। शर्मिला कहता है पहले हमें थोड़ी सी बातें करनी चाहिए, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। वो कहती है नाम वाम गया, अपनी गींड मराने फटाफट भिसड़ी की अपनी मिसाइल तैयार करके मेरे गोदाम में दाग दे। लेकिन उस साले की मिसाइल में इतना गोला बारूद ही नहीं था कि वो उसे दाग पाए, इसीलिए वो फोन उठाकर कहता है रुक जा, मैं अभी ऊपर वाले से बात करता हूँ। जी 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 मैं समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। ठीक है साहब, ठीक है साहब, मैं बता दूंगा। ओके ओके साहब ओके। और उस लड़की से कहता है ऊपर वाले ने मुझसे कहा कोई नहीं मरने वाला और तुझे किसी की मारने की भी जरूरत नहीं है। जिस पर वो लड़की उसे खुशी से गले लगा लेती है कि अब हम जीने वाले हैं, कोई नहीं मरेगा। फिर जब शर्मिला रूम से बाहर जाने लगता है तो वो लड़की कहती है हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ कर ही लेते हैं ना, ऊपर वाले का क्या पता वो सटिया गया हो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बार में जाकर दोबारा अपने दोस्त ढक्कन से मिलता है। कहता है मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ, चल बता और क्या है ऐसा जो तू करना चाहता है। ढक्कन कहता है चूतिए तू ही बता देना क्यों मेरी पी हुई उतार रहा है। जिस पर उसके दिमाग में पूरी दुनिया की दौलत लूटने का आइडिया आता है और वो ढक्कन को अपने साथ लेकर चल पड़ता है, जिसमें नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से एक पुलिस वाला उन्हें रुकवा लेता है। कहता है सालो तुम नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हो और तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझे रिश्वत भी नहीं दे पाओगे, इसीलिए गाड़ी से उतरो। लेकिन जब ढक्कन गाड़ी से नहीं उतरता तो वो उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर पटककर हथकड़ियां लगाने लगता है। शर्मिला सातिर कहता है बे लोडू क्या कर रहा है तू, इसने पी नहीं रखी समझ गया ना, इसकी सिर्फ तबीयत खराब है। जिस पर पुलिस वाला तुरंत ही ढक्कन से माफी मांगता है कि भाई यार गलती हो गई, माफ कर दे यार छोटा भाई,
समझकर और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है, जहाँ से वो दोनों एक हाई-फाई कसिनो में पहुंचते हैं और $100 की चिप्स खरीदते हैं। काउंटर वाली कहती है, जानता है ना तू ये सारे पैसे हार सकता है क्योंकि हम खेल में धोखाधड़ी करते हैं, इसीलिए तुम्हारे जीतने की संभावना 2% से भी कम है। और हाँ, कंप्यूटर वाले गेम बिल्कुल भी मत खेलना क्योंकि हमने उनके अंदर ऐसी कोडिंग कर रखी है कि अगले वाला सिर्फ हारता ही है। जो सब वो अच्छी महिला थी इसलिए नहीं बता रही थी, इसलिए बता रही थी क्योंकि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता था। खैर, शर्मिला सातिर गेम खेलता है जिसमें वो धोखाधड़ी से चिप्स को इधर उधर करके बार-बार मोटी बाजी जीतता है और फिर कंप्यूटर वाले गेम पर जाकर मैनेजर को बुलाता है। कहता है, मैंने अभी हाई स्कोर किया पर इसमें से कोई भी धनराशि बाहर नहीं आई। मैनेजर कहता है, ठीक है सर, गुस्सा मत होइए, हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। जिसमें वो दोनों वहाँ से बहुत मोटी रकम कमा कर निकलते हैं, जितनी रकम वो अपनी गींद घिसवा कर 5 साल में भी नहीं कमा सकते थे। आगे जब वो सड़क पर ऐसे ही पागल गधे की तरह घूम रहा था तब उसे एक भिखारी दिखता है, जिसको उठाकर वो अपने साथ बैंक में ले जाता है और कहता है, इसके अकाउंट में $3 लाख है, वो निकाल के दो इसे फटाफट। जो बेवकूफ बिना किसी भी तरह का सवाल पूछे उस भिखारी को पैसे दे देते हैं। जिसके बाद वो घर पहुंचकर सल्लू साइबेरिया को कॉल करता है और कहता है, मैं बदल गया हूँ, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, प्लीज एक बार मिल लो यार। वो पूछती है, क्या तू हैंडसम हो गया है या फिर जिम जाने लगा है या तूने अपनी नाक की सर्जरी करा ली है या तूने एक जोड़ी नए कपड़े खरीद लिए हैं। शर्मिला कहता है, इनमें से कुछ नहीं, बस एक बार मिलो और देख लो। वो कहती है, ठीक है, कल रात 8 बजे मिलते हैं और हाँ, याद रखना वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अब टीवी पर मूवी चल रही थी तो वो देखने लगता है जिसमें वो बोल रहा था कि ये कहानी लिखी है सुनील दबादे ने और मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई लिख सकता है। जिससे शर्मिला सातिर के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है तो वो तुरंत कॉपी पेन लेकर बैठ जाता है और ना जाने क्या क्या लिख डालता है। जो लिखावट लेकर अगले दिन वो सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है जहाँ से उसे गेंद पर लात मारकर निकाल दिया गया था। बॉस पूछता है, भीषड़ी के क्या भूल गया, क्या लेने आया है तू? वो कहता है, कुछ नहीं, बस ये 2 लाइनें सुन लो। जो लाइनें बूढ़े को बहुत अच्छी लगती है तो वो पूरे ऑफिस के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, जिन सभी को भी वो अपनी लिखी हुई मनगढ़ंत कहानी सुनाता है कि कैसे एलियनों ने हमारी धरती से डायनासोरों का विनाश किया और हमें बनाया। जो कहानी सभी को बहुत पसंद आती है क्योंकि वो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी, बिल्कुल अनसुनी थी और तोरुण गधेड़ों को वो सच भी लग रही थी क्योंकि आज तक इनके जमाने में जितनी भी फिल्में बनी थी वो सब सच पर, इतिहास पर बनी थी। सभी में सिर्फ पुराने किस्से थे जिसका सीधा सीधा कारण यही था कि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता था तो कहानी लिखेंगे कैसे। बॉस कहता है, फटाफट इस पर फिल्म बनवाना शुरू कर क्योंकि ये इंडस्ट्री में तहलका मचा देगी और तू बहुत मोटा पैसा छापेगा। शाम के वक्त डेट पर वो सल्लू साइबेरिया को अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बताता है, जो उसको बधाई देती है और कहती है, मुझे तू अभी भी पसंद नहीं आया क्योंकि तू मोटा है और तेरी नाक सिंघाड़े जैसी है, जिससे हमें बदसूरत बच्चे पैदा होंगे, इसीलिए मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो दिखने में स्मार्ट हो, हैंडसम हो, पैसे भी अच्छे हो, जिससे मैं अपनी बजवाऊं तो हमें प्यारे प्यारे बच्चे पैदा हो, ना कि गोलू मोलू से। तभी शर्मिला सातिर के पास एक कॉल आती है जिसमें उसकी माँ की तबियत बिगड़ने की वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल बुलाया जाता है, जहाँ एक डॉक्टर के जरिए उसे पता चलता है कि उसकी माँ आधे घंटे में निकल लेगी, जिससे बुढ़िया के पसीने छूटने लगते हैं, उसकी टांगे कपकपाने लगती है। कहती है, मैं मरने के बाद अंधेरी जगह नहीं जाना चाहती, वहाँ यमराज के चेले मेरे गर्म तेल की कढ़ाई में पकोड़े बनाएंगे। जो सुनकर शर्मिला सातिर भावुक हो जाता है और झूठ बोलते हुए कहता है, मरने के बाद आप अपनी सबसे मन पसंदीदा जगह जाओगी, जिन लोगों से आपने आज तक प्यार किया है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो सभी आपको वहाँ मिलेंगे। आप पहले की तरह जवान हो जाएंगी, उछल कूद कर पाएंगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी और सिर्फ प्यार होगा। ये सुनकर बुढ़िया का दुख दर्द सब खत्म हो जाता है और वो खुशी खुशी अपना देह त्याग देती है। जो सारी बातें डॉक्टर और उसका स्टाफ भी सुन रहा था पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? जिनको वो किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से रोता हुआ चला जाता है, जिसमें वो अपनी पूरी रात सल्लू साइबेरिया के साथ बिताता है। आगे अगले दिन जब वो अपने घर जाता है तो देखता है बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा है, जो उससे पूछ रहे थे कि जो लोग मर जाते हैं वो हमें वहीं मिलेंगे, उस जगह का नाम क्या है, क्या हमें वहाँ टपाटप करने की इजाजत है, क्या वहाँ शॉपिंग मॉल होते हैं, क्या हम वहाँ सिगरेट फूंक सकते हैं? जिनको वो किसी भी तरह का जवाब दिए बिना अंदर आ जाता है। हर तरफ बस चारों तरफ उसी की ही बातें चल रही थी कि मरने के बाद क्या होता है वो जानता है। तब तक उससे बात करने सल्लू साइबेरिया भी वहाँ आ जाती है, जो उससे पूछती है, तूने अपनी माँ से क्या कहा वो सब बता मुझे, क्योंकि तूने जो भी कहा उसका असर लोगों पर हो रहा है, तेरा चुप रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जाकर उन सभी लोगों को उनके सवालों के जवाब दे। जिनके जवाबों को एक एक करके वो पन्ने पर लिखता है और पिज्जा के बॉक्स पर चिपकाकर उनके सवालों का जवाब देने पहुंचता है, जो सब कुछ पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा था। कहता है, बात नंबर 1, ऊपर आसमान में एक ऐसा व्यक्ति है जो नीचे हमारी धरती पर सब कुछ कंट्रोल करता है। तभी एक बंदा उसे टोकते हुए पूछता है, रुक जा भीषड़ी के, ये तो बता वो आदमी दिखता कैसा है? शर्मिला बताता है, वो लंबा है, तगड़ा है, उसके हाथ लंबे लंबे हैं, बाल भी लंबे लंबे हैं। तभी ढक्कन पूछता है, क्या वो ऊपर बादलों में रहता है? दूसरा पूछता है, क्या हम उसे देख सकते हैं? शर्मिला कहता है, अरे नहीं चूतियो, वो बादलों में नहीं रहता, वो बादलों के उस तरफ रहता है, हम उसे नहीं देख सकते। तभी ये मोटा कहता है, इसका मतलब वो स्पेस में रहता है। शर्मिला, नहीं, वो इतनी दूर भी नहीं रहता। ढक्कन कहता है, इसका मतलब कि वो हमारे ही वायुमंडल में रहता है। शर्मिला, अरे नहीं चूतिए, मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे दूसरी बात पर पहुंचने दे। मृत्यु के बाद आप एक अनजान अंधेरी जगह पर गुम नहीं होते, बल्कि आप सभी एक अत्यंत खूबसूरत जगह पर जाते हैं। तीसरी बात, उस जगह पर हर इंसान को सबको अपना अपना महल मिलेगा। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ झोपड़ी में रहते हैं तो क्या हुआ, वहाँ महल मिलेगा। तभी एक पूछता है, वो महल दिखने में कैसा होगा? शर्मिला, अबे साले, वो तेरी औकात और तेरी सोच से बाहर ही होगा। चौथी बात, मृत्यु के बाद आप जिनसे भी प्यार करते हो वो सभी आपको ऊपर ही मिलेंगे। तभी ये चौधू पूछता है, क्या उन सभी के पास भी महल होंगे? शर्मिला, हाँ साले, तुझे महल मिलेगा तो क्या उन्हें नहीं मिला होगा? वो फिर से पूछता है, क्या वो लोग हमारे महल में आ सकते हैं? शर्मिला कहता है, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आकर आपके महल में रहना चाहे तो रह सकते हैं। वो कहता है, भीड़ हो गई ना गड़बड़, यही तो नहीं चाहिए। शर्मिला कहता है, तो साले उनकी गेंद पर लात मारकर भगा देना, क्योंकि तेरे पास शक्ति भी तो होगी वहाँ। पांचवी बात, मृत्यु के बाद सभी को आइसक्रीम मिलेगी, वो भी फ्री में, हर समय सारे फ्लेवर। तभी ये बुढ़िया कहती है, अरे यार, मुझे वेनिला फ्लेवर पसंद नहीं है। ये बूढ़ा कहता है, पर मुझे तो वेनिला ही पसंद है। शर्मिला कहता है, बे चूतियो, वहाँ सारे के सारे फ्लेवर होंगे, जो आपको पसंद आए वो खा लेना, वरना थूक देना। बात नंबर 6, अगर आप लोगों ने बुरा कर्म किया तो आपको उस जगह पर जगह नहीं मिलेगी। ये पूछता है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो बुरे कर्म किए हैं। शर्मिला कहता है, तेरे लिए साले दूसरी जगह बनी है। तभी ये औरत पूछती है, बुरे कर्मों में क्या क्या शामिल है, ये बता सकते हो? वो कहता है, जैसे रेप करना, मर्डर करना, चोरी करना, धोखा देना इत्यादि। क्या किसी को मुक्का मारना गलत है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अगर उसने हमें मारा तो फिर? हाँ, फिर तुम उसे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साले का मुंह तोड़ देना। ये बच्ची पूछती है, अगर मैं अपने कुत्ते को खाना देना भूल जाऊं तो? वो कहता है, भूल गई तो
भूल गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस जानबूझकर नहीं किया होना चाहिए। तभी ये चुंदा पूछता है, अगर मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बुरा कर्म किया है तो भी मैं उस बुरी जगह जाऊंगा। शर्मिला कहता है, नहीं साले, हमें 3 मौके मिलते हैं जिसमें 3 बार गलतियां करते ही हमारे पाप का घड़ा भर जाता है और हम बुरी जगह अपना प्लॉट बुक करा लेते हैं, जिसमें ऐसे ही सवाल जवाब लगभग 2-3 घंटों तक चलते रहते हैं। फिर वो पहुंचता है अपनी 7वीं बात पर। कहता है, ऊपर आसमान में जो आदमी है वही तय करता है कि हम मरने के बाद अच्छी जगह जाएंगे या बुरी जगह, और ये भी कि कौन कब तक कितना जिएगा और कौन कब कैसे मरेगा। तभी ये भद्दी सी शकल की पूछती है, क्या उसी की वजह से मेरी माँ को कैंसर हुआ था? शर्मिला कहता है, हाँ उसी की वजह से हुआ था। तभी ये ठीक ठाक सी शकल वाली पूछती है, क्या उसी ने ही पिछले हफ्ते मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मारी थी? अपनी वाली माल पूछती है, क्या उसी ने मेरे बाप को दिल का दौरा गिफ्ट में दिया था? शर्मिला कहता है, हाँ उसी ने दिया था। ये चूतिया कहता है, फिर तो वो आदमी साला भाड़ में जाए, हमें नहीं रहना उसके महल में। वो हमारे साथ इतनी बुरी चीजें कर रहा है और हमसे आकर आंखें भी नहीं मिलाता। हमें उस आदमी को रास्ते से हटाना होगा इससे पहले कि वो हमें रास्ते से हटा दे। अरे चूतियों, रुको रुको, वो जो आदमी ऊपर रहता है, जो हम सब पर नियंत्रण रखता है, वो हमारे साथ अच्छी चीजें भी तो करता है। क्या ये वही आदमी है जिसने मेरी जान बचाई थी जब मेरी बोट पलट गई थी? शर्मिला कहता है, हाँ गिंडू, उसी ने ही तेरी जान बचाई थी। वो फिर से पूछता है, तो क्या उसी ने मेरी बोट पलटाई थी? शर्मिला कहता है, हाँ उसी ने ही पलटाई थी। क्या उसी ने मेरी दादी को मारा था जो अपनी वसीयत मेरे नाम लिख कर गई थी? अच्छा, तो उसी ने मेरी माँ का कैंसर ठीक किया था। माना कि वो अच्छा आदमी है पर उसमें कुछ कमियां भी है, वो थोड़ा सा सटका हुआ है, शायद वो अकेला रहता है ना इसलिए। 8वीं बात, अगर आप लोगों ने कुछ बुरा भी कर दिया तो वो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा करता ही है आपकी मृत्यु के बाद। साले तूने ये तो बताया ही नहीं कि तुझे ये सब कैसे पता? शर्मिला कहता है, मुझे उसने खुद बताया था। औरत पूछती है, तो फिर उसने तुझको अभी क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? शर्मिला कहता है, वो शायद बताना भूल गया होगा, आप उसकी कृपा तो देखिए कि उसने अब बता दिया। जो बोलकर वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद अखबार में खबर छपती है कि सभी को रहने के लिए महल मिलेगा। नासा वाले अपनी गींड में बारूद लगाकर उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ऊपर बैठा आदमी अभी भी बच्चों को मुफ्त में एड्स दे रहा है। ऊपर बैठे आदमी ने हजारों लोगों को मार दिया सुनामी की शक्ल में। ऊपर वाले आदमी ने इस बुढ़िया को 104 साल तक जीने को मजबूर कर दिया। पेप्सी वालों ने अपना स्लोगन बदल दिया कि अब आप इसे मरने के बाद भी पी सकते हो। सभी लोग ऊपर मिलने वाले महल के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे पूरी दुनिया की प्रोडक्टिविटी 14% तक घट जाती है। मतलब कि वो निठल्ले हो जाते हैं, दबाकर नशा करने लगते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें ऊपर जाकर महल मिले। शर्मिला सातिर को मैन ऑफ द ईयर का खिताब मिलता है, जो अपनी कहानियां लिखता रहता है और उन्हें अपने बॉस को देता रहता है, जिसकी सारी फिल्में बैक टू बैक हिट होती जाती है और वो नोटों की गड्डियों पे गड्डियां छापता जाता है। अब तक शर्मिला सातिर की सल्लू साइबेरिया के साथ अच्छी साठगांठ हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, जिसमें एक दिन शर्मिला उससे शादी के लिए पूछता है, जिस पर वो कहती है, देख तू अच्छा इंसान है, मुझे पसंद भी है, तेरी ऊपर वाले के साथ उठा बैठ भी है, पर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तेरी शकल वाले बच्चे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए हैंडसम और प्यारे बच्चे। जो बच्चे पाने के लिए वो शर्मिला के दुश्मन सुनील दबादे के साथ डेट पर डेट मारे जा रही थी, जो कि बेशक से अकड़ू घमंडी बदतमीज हो, पर सल्लू साइबेरिया की नजर में वो हैंडसम था, खूबसूरत था, क्योंकि वो हर चीज को खूबसूरती से तोलती थी जैसे आजकल की लड़कियां तोलती हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले रहा, पर किसी 200 फॉलोवर वाली लड़की के पास डीएम करके देखना, तब पता चलेगा कि वो 2 मिलियन वाला एटीट्यूड लेकर बैठी है। आगे एक दिन अचानक से आकर वो उसे अपनी शादी का कार्ड देती है। शर्मिला सातिर कहता है, हो गया तेरा, चल अब निकल चूतिए यहाँ से, मैं नहीं आऊंगा तेरी शादी में। पर जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी वो अपने दोस्त ढक्कन के साथ वहाँ बैठा था। फादर पूछता है, मैं इनसे कबूल है करवाऊं, इससे पहले किसी को कोई आपत्ति है तो वो बोल दो। शर्मिला सातिर कहता है, हाँ मुझे आपत्ति है। कहता है, सल्लू साइबेरिया, तू इससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तू मेरे साथ खुश रहती है, तू मुझसे प्यार भी करती है, क्या हुआ हमारे बच्चे बदसूरत होंगे तो हर चीज खूबसूरत होनी जरूरी भी तो नहीं होती। चलो मान लिया कि वो मुझसे हैंडसम है, पर ये कैसे मान सकती हो कि वो अच्छा पति साबित होगा? जो बोलकर वो चर्च से बाहर आ जाता है और जैसा कि हर घिसी पीटी घटिया मूवी की स्टोरी में होता है, सल्लू साइबेरिया भी उसके पीछे पीछे चर्च से बाहर आ जाती है और कहती है, मुझे पता है अब मुझे क्या चाहिए। जिसके बाद शायद 10-12 साल बीत जाते हैं। वो कहता है, आज तक साला कोई नहीं समझ पाया कि मैं वो चीजें कैसे बोल पाता हूँ जो कि है ही नहीं, और वो सब करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि वो शक्ति मेरे बेटे भांग भोसड़ा को भी मिली है। जैसे कि सल्लू साइबेरिया के हाथ से बना हुआ ये गंदा खाना खाकर वो कहता है, बहुत अच्छा खाना बनाया मम्मी तूने। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।